सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो 5M सीरीज़ के अंदर अगेन सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक। सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी इन्फॉर्म यू कि आज रात 9 बजे से आपको क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स 2025 का है उसका वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैपिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बाकी एंड में मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है दिस इज़ अबाउट द यूनाइटेड जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यूएनएससी जो है उसमें आपके टोटल जैसे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो आपके होते हैं। सो इसमें जो भी मतलब मेनली जो सिलेक्शन होता है जनरल असेंबली के अंदर होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। उसमें कैंडिडेट को लगभग जैसे यहाँ लिखा है 1/3 लिखा है तो ये 2/3 होता है। तो पहले स्टेटमेंट गलत हो गया। और कोई भी मेंबर जैसे उनका समय ख़त्म हो गया, रिटायर हो रहे हैं, तो फिर वो री इलेक्शन के लिए इमीडिएट री इलेक्शन के लिए नहीं, बाद में एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके गलत हैं। मेन क्राइटेरिया जो है जो मेंबर बनते हैं नॉन परमानेंट मेंबर है तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल पीस और इन सब में, और तो लिखा हुआ है इसमें, बाकी कंट्रीब्यूशन तो मतलब क्या ही कंसिडर किया जाता होगा। देखो रीजनल को 4 रीजनल ग्रुप्स हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं फॉर द यूएनएससी। एक तो देखो अफ्रीकन और एशियन आपका है स्टेट है, फिर ईस्टर्न यूरोप स्टेट है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट आपका आता है, ठीक है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट आपका आता है। उसके अलावा लैटिन अमेरिका आपका आता है और वेस्टर्न यूरोप आता है। तो ये 4 मेजर एरिया जहाँ से होता है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट 5 नॉन परमानेंट ईच अदर, ठीक है, 5, वैसे टोटल तो 10 नॉन परमानेंट होते हैं, हर साल 5 होते हैं। मेन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी इज़ द कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और टू विन अ सीट कैंडिडेट लगभग 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत आपकी होती है। नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो टर्म है वो 2 साल का होता है, 2 ईयर्स का टर्म होता है। रिटायर्ड मेंबर जो है एलिजिबल नहीं है इमीडिएट इलेक्शन के लिए। इफ़ ए मेंबर लीव बिफोर द रिटायरमेंट, बाई इलेक्शन जो है वो आपका रिमेनिंग टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ द गिव स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक स्टेटमेंट सही है। फिर देखते हैं अटोल्स वे आर एक्सटेंसिवली टारगेटेड फॉर कोकोनट प्लांटेशन डेवलपमेंट इन पैसिफिक। कोकोनट प्लांटेशन जो है हैव लेड टू डिफॉरेस्टेशन और 80% ऑफ द पैसिफिक अटोल विथ कोकोनट पाम्स नाउ कवरिंग ओवर हाफ ऑफ देयर फॉरेस्टेड एरिया। तो ये आपका डाउन टू अर्थ के अंदर। अगेन ये सेशन का पूरा पीडीएफ आपको, अगर आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है तो इससे मैं आपको स्टडी मटेरियल के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में। 11 सेट आपके ऑलरेडी अपलोडेड है तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसको ज़रूर से आप लोग ध्यान दें। उसमें पूरा पीडीएफ विद सोल्यूशन आपके लिए रहेगा। सो यहाँ पे देखते हैं मतलब है ना, यहाँ पे देखते हैं कोकोनट प्लांटेशन हैव लेड टू डिफॉरेस्टेशन ऑन ओवर 80% ऑफ द पैसिफिक अटोल। ठीक है, ये स्टेटमेंट से अटोल बेसिकली क्या है, जैसे आप कोरल्स के बारे में पढ़ोगे तो एक फॉर्म जैसे लक्षद्वीप पूरा अटोल के फॉर्म में है, तो ऐसा जो एक फॉर्मेट होता है, जैसे अगर आप कोरल रीफ्स देखोगे तो एक फ्रिंजिंग रीफ्स होती हैं, ग्रेट बैरियर रीफ्स होती हैं और अटॉल्स होते हैं। अटॉल्स बेसिकली उठे हुए, और है ना जैसे लक्षद्वीप है वो अटॉल, पूरा अटॉल बेस्ड आइलैंड आपका है। सो इस पर स्टडी की गई तो इसमें कहा गया है कि जो अटॉल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कोकोनट प्लांटेशन किए गए और उसकी वजह से काफ़ी अधिक डिफॉरेस्टेशन भी हुआ। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। विथ रेफरेंस टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए सो मेनली जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़, यहाँ ये पे डिपार्टमेंट फॉर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है, ये आपके लिए यहाँ पे देखते हैं आप, पीआईबी का ही न्यूज़ है। तो यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ, देखो क्या है कि लगातार हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, सरकार जो है लगातार एफर्ट कर रही है कि किस तरीके से हम अपना इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाएं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं। और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है इस पर काम भी कर रहा है। स्टील मिनिस्ट्री भी कार्य जो है लगातार कर रही है, ठीक है, जैसे किस तरीके से स्टील इंपोर्ट टैरिफ को, ख़ास तौर से इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ाने की बात जो है वो भी आपकी की गई है। तो ये टैरिफ इंक्रीज़ करने की बात क्यों की गई है, बिकॉज टैरिफ इंक्रीज़ होगा तो इंपोर्ट स्टील का रिड्यूस होगा, तो हम लोग अपना जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको प्रोड्यूस जो है वो कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनेट ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, DPIIT
ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि स्टार्टअप इनिशिएटिव को रिकॉग्नाइज करती है। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ऑल स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रायोरिटाइज्ड प्रमोटिंग स्टार्टअप इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ टू डिसेंट्रलाइज्ड इनोवेशन हब। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ आर नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स एक्सेप्शन अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो इस पर ये चीज़ है कि जैसे इसमें लिखा है कि जितने भी स्टार्टअप्स टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर दे आर एलिजिबल फॉर टैक्स एक्सेप्शन, तो वो ऐसा नहीं है। फिर सरकार प्रायोरिटाइज भी कर रही है प्रमोटिंग स्टार्टअप को, है ना, जिससे कि इनोवेशन हब जो है वो डेवलप हो एक अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर जो आपका ओनली वन स्टेटमेंट है, दैट इज सी। द टर्म लेवांट आपका न्यूज़ में है, तो ये न्यूज़ में है तो बशर असद की सरकार जो कोलैप्स की थी, तो इसमें तो यहाँ पे बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट दिस रीजन, आप एक बार मैप पे चेक करना, तो ये इसका आंसर भी होगा। जोग्राफिकल सब रीजन बॉर्डर ईस्टर्न मेडिटेरियन सी से वेस्ट एशिया के बीच का, ये आपका है। अब यहाँ पे देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल एंट्री रेगुलेशन क्रोनोलॉजी में। तो मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट ये 1947 का है। थंजावुर बृहदेश्वरा टेम्पल एंट्री रेगुलेशन 1939 का है। मालाबार टेम्पल एंट्री बिल है वो 1938 का है। और ट्रावनकोर टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन 1936। तो इसको अगर आप पूरा प्रॉपर अरेंज करेंगे तो ये आपका होगा। तो टेम्पल एंट्री के ऊपर काफ़ी न्यूज़ में भी है, जैसे हिंदू सेशन में हमने कई बार डिस्कस की, जो वैक्यूम स्ट्रगल है उसमें भी जो बैकवर्ड कास्ट हिंदूज थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था, तो उसके लिए प्रयास किया गया था। कई सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो है रोल भी प्ले किया था। फिर है ना, कई सारे लीडर्स आपके होना अपने स्पेक्ट्रम में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, काफ़ी सारे, इस टॉपिक को जरूर से थोड़ा डिटेल में देख लेना। और साउथ इंडिया के अंदर, तो मतलब साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी सारे प्रयास किए गए थे कि इन चीज़ों को दूर किया जाए, ख़ासतौर से जो एक डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। ये सी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। विथ रेफरेंस टू हिमालयन ब्लैक बियर के ऊपर है, डाउन टू अर्थ का टॉपिक है, तो ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश और दूसरे जो हिली रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। तो यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, फिर लिखा इट इज़ एक्सटेंसिवली फाउंड इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया ओनली, यहाँ थोड़ा सा ऐड कर लेना। तो ये गलत स्टेटमेंट है कि खाली वही है। आईयूसीएन स्टेटस ऑफ हिमालयन ब्लैक एरिया, ये थ्रेटन्ड लिखा है, ये वनरेबल कैटेगरी में आता है, तो ये दो स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। और इट विंटर्स में हाइबरनेट करता है, ठीक है, ये एक पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना, हाइबरनेट करता है विंटर्स के टाइम पे, ठीक है। तो ये नॉक्टोरल भी है, बट कैन बी एक्टिव ड्यूरिंग नॉक्टोरल, मतलब रात को भी एक्टिव रहता है बट दिन को भी एक्टिव रहता है। ओमनीवोरस है, मतलब सब कुछ खा लेता है अगर देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गलत है, इनकरेक्ट देखेंगे तो ओनली 2 आपका है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ आवर लिविंग आइलैंड पॉलिसी विच ऑफर्स एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रेजिडेंट विथ अप्रोप्रिएट इमिग्रेशन परमिशन टू मूव टू इट्स सीनिक ऑफशोर कम्युनिटी। तो आयरलैंड जो है चांस प्रोवाइड कर रहा है रेसिडेंट को, जो है ना, विद नेसेसरी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उनके पास, कि वो कोई भी एक बहुत अच्छा, जो अगर मान लो विलेज है तो वहाँ पे वो मूव कर सकते हैं। तो आवर लिविंग आइलैंड इनिशिएटिव के तहत आयरलैंड के द्वारा एक कदम उठाया जा रहा है। तो इसमें ये है कि देखो जहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो वो चाहेंगे कि एक रूरल अर्बन लाइफ मेंटेन रहे, ये प्रयास किया जा रहा है। तो आइलैंड ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट, द गोल इज टू क्रिएट डायनेमिक थ्राइविंग कम्युनिटीज ऑन दीज आइलैंड्स व्हाइल प्रिजर्विंग देयर डिस्टिंक्ट कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये स्टेप्स लिए गए हैं कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए। कल्चर प्रोटेक्शन के कंटेक्स्ट में कुछ आता है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं physics.org से, फ्रेश वाटर मार्शेस श्रिंक, दे रिलीज, जो फ्रेश वाटर मार्शेस है, दलदली जो इलाका है, दे रिलीज कार्बन स्टोर्ड इन देयर सॉइल एंड सॉइल मास, ठीक है, सॉइल और बायोमास जो से कार्बन स्टोर्ड है वो आपका रिलीज होता है। सॉल्ट मार्शेस माइग्रेट एज दे अडॉप्ट टू चेंजिंग कंडीशन में रिलीज कार्बन रिलीज कर सकते हैं। सॉल्ट मार्शेस जो हैं CO2 रिलीज कर सकते हैं, बट गेन इन इनहेंस्ड कैपेसिटी टू स्टोर मीथेन। तो यहाँ पे देखना कि जो सॉल्ट मार्शेस होते हैं, ये चेंजिंग कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं और ये CO2 रिलीज करते हैं, बट ये मीथेन को स्टोर कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक पॉइंट स्टडी कहती है। ये स्टडी आपकी की भी गई है, इस चीज़ को हाईलाइट भी किया। तो मीथेन इज़ अ मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मीथेन हैज़ मोर पोटेंशियल, आपका ज़्यादा पोटेंशियल है मीथेन के देन CO2, जो कि कॉज कर सकता है, आप कह सकते हैं कि है ना, मीथेन हैज़ मोर पोटेंशियल देन CO2 की अगर कंपैरिजन किया जाए, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। तो कोस्टल वेटलैंड की बात करें, दे हैव लॉन्ग
वन ऑफ द कैजुअल क्लाइमेट चेंज को है ना, राइजिंग सी लेवल जो है तो उससे कोस्टल कम्युनिटीज़ बहुत अफेक्ट भी हो रही हैं इस पर। और कई रीज़न भी कई चीज़ें, तो फ्रेश वाटर जो मासेस हैं, जैसे मान लो कि कोस्टल, जैसे भारत का ही कोस्टल इलाका है, वहाँ पे अगर समुद्री पानी रीच करेगा तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो पूरा सॉल्टी हो जाएगा। सो ये है कि जैसे जैसे फ्रेश वाटर श्रिंक कर रहे हैं वो कार्बन जो स्टोर्ड है उसको रिलीज़ कर रहे हैं, और जो ये सॉल्ट मार्सेस हैं, सॉल्टी जो हैं, ये बेसिकली दे कैन दे आल्सो रिलीज CO2, बट जो मीथेन है उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, अब ऐसे टॉपिक्स थोड़ा आप लोगों को ध्यान में रखना है, और जैसा मैंने आपको कहा है कि इसको ध्यान में रखना है, इसका पूरा कंटेंट PDF फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, और इन्हीं पर बेस्ड और स्टैटिक पर बेस्ड आपका प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ भी है। मंडे को आपका 13th टेस्ट होगा, 13वां टेस्ट। पहले के टेस्ट भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कई ऑफ जो हैं, तो यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ जो आपकी लाइव है 2025 के लिए, उसका आप हिस्सा अगर नहीं है तो ज़रूर से बने। उसमें टोटल आपके 30 टेस्ट भी हैं, यू हैव टोटल 30 टेस्ट, और उससे प्लस स्टडी मटेरियल 2 साल का भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज से 4th से हम लोग शुरू करेंगे ये क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का। मैं स्टार्ट करूँगा मैपिंग से, और ये बहुत बहुत अल्टीमेट कोर्स है, इसको प्लीज़ मिस नहीं करना है। और यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी, तो नंबर इसमें मेंशन्ड है, तो उस नंबर को आप लोग देख सकते हैं, और जो है नंबर में कोई भी क्वेरी है तो उस पर आप पूछ सकते हैं। तो ये स्टार्ट हम लोग कर देंगे आज रात 9 बजे से, आपको वीडियो मैपिंग से रिलेटेड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरा स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों चीज़ें मैं कवर करूँगा इसमें, जैसे NCERT है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितना कंटेंट प्रीलिम से स्पेसिफिक रहेगा। और यूज़ दिस कोड UPSC25, इससे आपका अमाउंट जो है 50% से रिड्यूस हो जाएगा। यूज़ दिस कोड और आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर इस ऐप को आप डाउनलोड कर लो, सौरभ पांडे CSE ऐप, या सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाके भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंप्लीट कोर्स ऑन जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात किया जाए तो वो भी आपका है। इसके बाद कंप्लीट कोर्स ऑन 2 years प्रीलिम्स का भी है, सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं, प्लस PDF और काफ़ी कंटेंट है इसमें, आप देख सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। हिंदू सेशन से आप लोग जरूर से जुड़ें, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।